अगर आप बुरा ना मनाएं तो आपको पता है, आप इनकार नहीं कर सकते कि 26 नवंबर को बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ जो हैं उनको पेशावर से इंटीरियर मिनिस्टर के जहाज़ पे रावलपिंडी लाया जाता है, वहाँ से अडयाला जेल ले जाया जाता है। तो आप जो मर्ज़ी कहें कि इंटीरियर मिनिस्टर इनका नहीं है, लेकिन आपकी लीडरशिप तो उसको इंटीरियर मिनिस्टर मानती है और उसके जहाज़ में बैठ के इमरान खान से मिलने भी जाती है। नहीं जी, हम उसको सिर्फ इंटीरियर मिनिस्टर नहीं मानते, हम उनको तो असली ताकत मानते हैं। यही इख्तियारात तो उनके पास है। मैं आपको जी, ये मैं आपको जिम्मेदारी से ये बात करता हूँ, किसी ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ, जो इनका वज़ीर आज़म है, उनके साथ जो 26 नवंबर के जो है इनके इसके साथ कोई मीटिंग हुई, न किसी ने राबिता किया, जो हुआ किसी और ने करवाया। इन बेचारों को तो पता ही नहीं था कि क्या, किसी ने इसको इतना सीरियस नहीं लिया कि इतना बड़ा लोग आ रहे हैं। जिस तरह मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ, एक मीटिंग मुझे बता दे, एक बात, एक बंदा मुझे बता दे जी, ये कहे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इत्तेमाद में लिया गया था। तो उनके पास तो सारी ताकत तो उनके साथ है, बात तो उसके साथ हो। जिस तरह इमरान खान के दौर में भी सारी ताकत जनरल फैज़ के पास थी, इसी तरह मैं साहब, मैं इस तरह कोई नहीं हूँ, लकीर का फकीर नहीं हूँ, न मैं कोई जो है मैं सियासी वर्कर हूँ, कोई सियासी, मैं अक्सर ये बात करता हूँ, हमसे गलतियाँ हुई इसलिए हम भुगत रहे और हमें एहसास नहीं था उसी टाइम। अगर उस टाइम हम पॉलिटिकल सोच अपनाते, हम पॉलिटिकल लोगों पे एतमाद कर दे, इन लोगों पे न करते, तो आज हमारे साथ ये नहीं होता। हम इसलिए भुगत रहे कि हमने गलतियां की और इसमें कोई नहीं, बिल्कुल ये मैं क्या मानता हूं कि उसका रोल था। इन लोगों को बड़ापन दिखाना चाहिए ताकि ये भी कहे कि कौन चलाता है। हम मानता हूं मैं कि हमारी हुकूमत में उनका जनरल फैज़ का रोल था, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। इसलिए ये जो तो अब आप जनरल फैज़ के साथ हैं कि नहीं है? नहीं, जनरल फैज़ के साथ न मैंने होना है न होना है। मैं यही मेरी है, अगर जिसने कानून तोड़ा, जिसने अपने हलफ से रोगर्दानी की, चाहे जनरल फैज़ हो, उसको भी सजा होनी चाहिए, चाहे जो अब तोड़ रहा है, जिन्होंने हलफ तोड़ा, जिन्होंने इलेक्शन में किया, जिन्होंने राबिते किए, जिन्होंने अफरी किए, जिन्होंने हमारी जो है हमें ब्लैकमेल किया, उनके खिलाफ भी लेने। अच्छा तलाल चौधरी साहब, अगर इंटीरियर मिनिस्टर साहब जो हैं वो बैरिस्टर गौहर को जहाज़ देते हैं 26 नवंबर को कि आप पेशावर से पिंडी आएँ जी, और पिंडी से फिर हम आपको अडयाला जेल लेके जाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पे हुकूमत की सतह पे तहरीक-ए-इंसाफ जो है उसको फैसिलिटेट करने की कोशिश तो की जाती है। वो और बात है कि तहरीक-ए-इंसाफ आगे से नखरे वगैरह करती है। देखिए, पहले तो मैं जुनैद साहब की एक बात को क्लैरिफाई कर दूं कि देखें, इतना ये गलत प्रोपोगंडा और फेक वीडियोस बनाते हैं कि जुनैद साहब कह रहे हैं कि ट्रंप ने कैंपेन में इमरान खान की तस्वीर उठाई थी और उसका नाम लेके वोट मांगे। तो मेरा ख्याल है ये ज़रा हकायक ठीक कर लें। वो एक फेक वीडियो थी जो कि पीटीआई के अकाउंट से ही बनाई गई थी और पीटीआई के लोग वो क्लेम करते थे। आज तक उन्होंने ऐसा कुछ कैंपेन में नहीं किया। यानी कैसा ताकतवर आदमी है कि अमेरिका का सदर भी इसकी वजह से जीता है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी इससे एनआरओ चाह रही है, यूरोप भी कहता है कि इसको छोड़ दो, और गल्फ स्टेट्स भी इसके बगैर सांस नहीं ले पा रही, लेकिन अडयाला से बाहर नहीं निकल पा रहा, ज़मानत नहीं होती, अपने सज़ाओं अभी आज के दिन तक भी काट रहा है। कैसा देखें, ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है इनके अपने नैरेटिव में। तो मैं एक और आपसे गुजारिश कर दूं कि ये वाला नैरेटिव जो बिल्ड कर रहे हैं, ये कल बह के इसी तरह ही जुनैद साहब जैसे कोई और भाई कहेंगे कि हमें हॉन्ट करेगा, जो आज ये कह रहे हैं ना कि अमेरिका हमें छुड़ाएगा। और पहले कहते थे लोगों को, बच्चों को वर्गला कर इधर इस्लामाबाद पे हमलावर करवाया कि ये अमेरिका के ग़ुलाम हैं जो कि हुक्मरान है, इन पर जहाद करो इनके ख़िलाफ़। वो बेचारे आए, उन्होंने आके आंसू गैस और आगे क्या कहते हैं वो लाठी चार्ज और उसका सामना किया, और ये पीछे से उन्हीं से अपनी रहाई और उनसे मिन्नतें कर रहे। अगली बात ये जो आप कह रहे हैं कि वज़ीर दाखिला ने फैसिलिटेट किया कि पीटीआई के लोगों को बानी पीटीआई के पास ले जाएं। देखें, वज़ीर दाखिला का काम है कि मुल्क में अमन अमान, और उस वक़्त एक हेड ऑफ स्टेट पाकिस्तान आए हुए थे, पाकिस्तान से अहम एग्रीमेंट होने जा रहे थे, तो उनके लिए अपना उसको अमन के लिए एक जमात अगर मुजाहरा कर रही है और उसका सरबरा जो है वो जेल में है, तो अगर लेकिन इसमें एनआरओ कहाँ से आ गया? इसमें हमने कब कहा है कि हमारे किसी बंदे ने कहा हो कि हमने जाके उधर क्या कहते हैं रेस्ट हाउस साफ करवाया है, या हमने कहा है कि ये छोड़ने जा रहे हैं, या हम अपनी किसी शर्त से पीछे? हम पहले दिन कहते थे हुकूमत असली है, मानना पड़ेगी। पहले भी कहते थे 16 किलोमीटर का वजीर आज़म है, अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसने 16 महीने पूरे किए।
फिर उसके बाद ये कहते थे कि ये फॉर्म 47 और 45, आज इन्होंने वो शर्त अपनी मुज़ाकरात से निकाली है। ये किसकी कामयाबी है? कहते थे 26वीं तरमीम नहीं होने देंगे, हुई है। कहते थे फलां चीफ जस्टिस होगा, नहीं तो नहीं होगा। मैं देखे ना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके सामने हैं। तो मामला ये है कि ये कॉम्प्रोमाइज नहीं है, बल्कि ये इस वक्त इन्हें खौफज़दा हैं। इनका अपना अंदर जो है 190 मिलियन, किसको नहीं पता कि पाकिस्तान में इतनी बड़ी डकैती कभी भी नहीं हुई, और ये इनके मिनिस्टर्स उसमें गवाह हैं, इनके लोग इनके बात करते हैं, और उसमें 2 जमा 2 है। तो इसी तरह ये जो 9 मई है, ये अभी मुझे बड़ी अच्छी बात लगी, जुनेद साहब ने कहा है कि जनरल फैज़ को सजा मिलनी चाहिए हलफ तोड़ने की, मगर जनरल फैज़ को अपने सियासी मकासद के लिए जिसने इस्तेमाल किया, क्या उसने अपनी हलफ की रूहगर्दानी नहीं की? क्या उसको नहीं मिलनी चाहिए? बेनिफिशरी कौन है? बानी पीटीआई। किसने आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट रखवाने की कोशिश की? किसको कौन बेनिफिशरी बनना चाहता था? बानी पीटीआई। उसके बाद के जो बाकी जो इनके उनसे राब्ते थे और जो प्लानिंग थी, उसका बेनिफिशरी कौन बनना चाहता था? पीटीआई। सो मेरा मामला, ये दोनों एक ही जुड़े हुए हैं। ये ना समझे कि अगर जनरल फैज़ ने कुछ किया है सियासत में मुदाखलत, तो आपका ख्याल है कि वो बीजेपी के साथ मिलकर करते रहे? पीटीआई उनका अलाय था ना जी, पीटीआई उनकी पार्टी थी, बल्कि पीटीआई को पाला पोसा ही उन्होंने, इक्तदार से लेकर अपोजिशन सारा कुछ वो करवाते रहे। तो ये बात ठीक है, ये आहिस्ता आहिस्ता हकाइक का इन्हें अंदाजा होगा। एनआरओ नहीं मिलेगा, आप बातचीत करनी चाहिए, मुल्क को आगे लेके जाना है। पाकिस्तान की इकोनॉमी है, पाकिस्तान में आम आदमी के मसाइल है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी सबसे बड़ा आपके सूबे में। जो आपने बातें की हैं, इसके बाद मुज़ाकरात जो है वो कैसे आगे बढ़ेंगे? क्यों जुनेद साहब, मुज़ाकरात जो हैं वो फिर आगे बढ़ेंगे? नहीं, मुज़ाकरात अगर मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए बढ़े तो अच्छी बात है, वरना हमें अगर मुज़ाकरात के ज़रिए हमने अपने केसेस ख़त्म करने थे तो हम पहले कम थे। मेरे भाई ने बात की सही कहा कि एक तो ये मैं सिर्फ ये क्लियर करा दूं कि हमने अगर ये जो कह रहा है कि हमने आर्मी चीफ की जो है उसको रोकवाना था, अगर हमने वो रोकवाना था तो अगर आपको याद हो तो 48 घंटे पहले समरी भेजी गई थी। उस टाइम अलवी साहब थे, प्रेसिडेंट थे, तो अगर वो चाहते तो समरी वापस भेज देते तो ऑटोमेटिकली चीफ साहब जो है रिटायर हो जाते। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। उस टाइम का आर्मी चीफ भी नहीं चाहता था, बाजवा साहब भी नहीं चाहते थे कि उसको कर लेते, इसका नाम हो, तो अब उसके लिए तो आसानी थी। बाजवा साहब क्या नहीं चाहते थे? बाजवा साहब नहीं चाहते थे, इसको पता है, इनको तो ज़बरदस्ती उसका। बाजवा साहब नहीं चाहते थे कि आसिम मुनीर आर्मी चीफ बने? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं जिम्मेदारी से ये तो सबको पता है, ये तो सबको पता है। तो उसी टाइम क्या प्रेशर था? आर्मी चीफ तो वो था, बाजवा साहब थे, और अलवी साहब प्रेसिडेंट थे। अलवी साहब जहाज पे लाहौर गए, बनी गाला में इमरान खान को मिले, इमरान खान ने राजी हो गए, उसने क्या कर ले। अगर नहीं करते, आप बता दे, अगर अलवी साहब वो समरी वापस भेजते तो किस तरह हो जाता? दूसरे दिन तो मुनीर साहब ने रिटायर होना था, तो किस तरह होता? तो ये गलत बात है कि हमने उसको रुकवाने के लिए, अगर रुकवाने था, छोटा सा काम था समरी। लेकिन आजकल तो सोशल मीडिया पे तहरीक इंसाफ वाले जो हैं आर्मी चीफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा तो कर रहे हैं। नहीं, मैं जो बात कर रहा हूँ, जो चौधरी भाई ने, मेरे भाई ने बात की कि ये करते थे, उसने हम क्या ज़रूरत थी कि हम इसके लिए एहतजाज करते? मैं कहता हूँ कि अलवी साहब से खान साहब कहते मैं उस टाइम हमारी कमेटी थी जिसने हमारी जो इलेक्शन हो रहा था, ज़िमनी इलेक्शन में था, तो मैं भी उस टाइम उस कमेटी का मेंबर था, KPC दो थे मेरे साहब। आप उससे कंफर्म कर ले असद उमर साहब से। असद उमर साहब को अलवी साहब की कॉल आई कि दोनों ने जाना है, खान साहब से मिलना है, ये समरी आई है, क्या करूं मैं आप बेशक, वो तो असद उमर साहब तो नहीं है हमारी पार्टी, उससे कंफर्म कर दे। अच्छा। अब मेरी, बल्कि असद उमर साहब के साथ गाड़ी नहीं थी, उसने मुझे कहा था कि मुझे लेके जाए, फिर मेरे कोई और एक MPA थी कराची की, उसने अपनी गाड़ी में लेके गए अलवी साहब के पास कि मैंने जाना है, खान साहब से पूछना है कि समरी का क्या करना है। अगर खान साहब नहीं चाहते, अलवी साहब से कहते कि समरी वापस कर दे, तो 2-1 दिन बाद वो रिटायर। आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने जब वो गिरफ्तार नहीं थे तो जनरल आसिम मुनीर साहब के आर्मी चीफ बनने के रास्ते में कोई रुकावट नहीं डाली? मैं यही कह रहा हूँ, अगर उसने रुकावट डालनी थी तो अलवी साहब जिस दिन जिसकी मुलाकात की आप जिक्र कर रहे थे, उसके साथ असद उमर साहब थे। असद उमर साहब, लेकिन अलवी साहब गए लाहौर। आपको याद नहीं है कि जब थोड़े दिन रह गए थे बाजवा साहब की रिटायरमेंट में,
और नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट होनी थी तो खान साहब ने एक एहतजाज की कॉल दी थी। नहीं, एहतजाज की कॉल अगर हमने दी थी तो उसका मकसद ये नहीं था कि आर्मी चीफ को रुकवाना था। मैं यही कह रहा हूँ कि एहतजाज की कॉल की ज़रूरत क्यों थी। अलवी साहब से कहते कि समरी वापस कर दे, अगले दिन आर्मी चीफ साहब रिटायर हो जाते, बात ख़त्म हो जाती। 3 दिन बाद दोबारा दूसरी में समरी आ जाती, जब दूसरी चम आती से ये तो यही मैं कह रहा हूँ जी, ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि आर्मी चीफ को रुकवाने की हमने कोशिश की, हमने नहीं की। और मैं इसीलिए उसकी मैं कहता हूं कि असद उमर साहब अभी हमारे पार्टी में नहीं, आप उनसे कंफर्म करें। आप और अलवी साहब गए थे लाहौर में, खान साहब ने इजाजत दी थी।